everyone, welcome back to our YouTube channel. My name is Manpreet Singh and you are watching Physics World. So आज हम करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। सो नोमेनक्लेचर आपने क्लास 9th और 10th, 9th में तो नहीं मतलब 10th में थोड़ा बहुत आपने पढ़ लिया था, ठीक है। सो आज वही बेसिक्स, ये बेसिक वीडियो है बिल्कुल नोमेनक्लेचर का, बिल्कुल बेसिक्स है, ठीक। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम एल्केन के आपको नोमेनक्लेचर करवाएंगे और थोड़ा बहुत हम देखेंगे कि क्या नई नई चीज़ें क्लास 11th में आपको पढ़नी है, ठीक है। सो सबसे पहले तो IUPAC नोमेनक्लेचर में 3 चीज़ें होती हैं, पहले समझ लीजिए बेसिक चीज़। 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। वी हैव 3 थिंग्स। फर्स्ट इज़ वर्ड रूट, ठीक है। सबसे पहले हम वर्ड रूट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? बाय लुकिंग एट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मेन चेन, ठीक है। बाय लुकिंग एट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मेन चेन, ये हो गया आपकी पहली चीज़। फिर होता है आपके प्रीफिक्स, आपके होते हैं प्रीफिक्स एंड यू हैव सफिक्स ऑल्सो। इन प्रीफिक्स यू हैव फर्दर 2 ब्रांचिंग्स, प्राइमरी prefix and secondary prefix. Yes, primary prefix, secondary prefix. In suffix you have 2 branches, primary and secondary, ठीक है। सो वर्ड रूट के लिए तो आपको मैं बता दिया, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन, ठीक है। मेन चेन हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि मेन चेन कभी हो सकती है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो, ठीक है। कभी हो सकता है कि फंक्शनल ग्रुप जिसके साथ जुड़ा हो वो मेन चेन हो, कभी डबल बॉन्ड, कभी ट्रिपल बॉन्ड। सो उसके लिए रूल्स बने हुए हैं कि किस चेन को आपको मेन चेन मानना है। मेन चेन बोलो या पेरेंट चेन बोलो, बात एक ही है, ठीक है। ये मैंडेटरी नहीं है कि वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होनी चाहिए, ठीक है। ये एक रूल है कि होनी चाहिए, मैंडेटरी नहीं है, ठीक। अब 1 डिग्री और 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या होता है? सो 1 डिग्री में आपका होता है साइक्लो, बाईसाइक्लो, ये 2 चीज़ें आती हैं, ठीक है। 1 डिग्री में आता है, मतलब अगर आपका कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड है, बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, सबसे आगे हम साइक्लो या बाईसाइक्लो लिखते हैं। आपने क्लास 10th में साइक्लो एल्केन्स पढ़े होंगे। सो हम साइक्लो पहले लगाते थे, दैट इज़ प्राइमरी प्रीफिक्स। अब आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स में आपके लगते हैं सब्स्टिट्यूएंट। व्हाट आर सब्स्टिट्यूएंट? सब्स्टिट्यूएंट्स आर बेसिकली atoms or group of atoms that attach to the parent chain or the main chain of the carbon compound, ठीक है। हाइड्रोकार्बन बोल लो। सो सब्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हो सकते हैं? हैलोजेंस, ऑल हैलोजेंस आर बेसिकली सब्स्टिट्यूएंट्स। हैलोजेंस में क्या क्या आता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और आपका फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ठीक। ये पहले लग जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर आपकी वर्ड रूट आता है, ठीक है। ये मतलब ये क्या? सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट्स हैलोजेंस होते हैं, ठीक है। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, ठीक। अब आता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन, ये वर्ड रूट। ये तो आपको रूल से पता चलेगा, आपको रूल्स बताए जाएंगे कि आपको किस कंपाउंड में कैसे चेन सेलेक्ट करनी, ठीक। फिर आते हैं आपके सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स ये इजी है, सेकेंडरी में थोड़ा झोल है। प्राइमरी में क्या है? प्राइमरी में बस आपको ये देखना है कि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड, ठीक। बस ये चीज़ आपको देखनी है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है? एन लग जाता है। डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है? ईन लग जाता है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लग जाता है। सो ये तो आपको पता ही होगा। और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोई चीज़ होती है डबल भी नहीं होती, ट्रिपल भी नहीं होती, सिंगल भी नहीं होती। एक और चीज़ होती है, आप पढ़ोगे कुछ ऐसे से, ये स्ट्रक्चर दिख नहीं रहा होगा, ये देखो, यहाँ दिखेगा, कहाँ दिखेगा? यहाँ, ये देखो, ये तो चीज़ है। ये क्या है?
ये एक अलग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये मेन चेन है मतलब कार्बन की, उसके साथ सीधा ये डबल बॉन्ड जुड़ जाता है। इसको हम फिर उसकी तरह ट्रीट नहीं करते हैं, क्या कहते हैं, मिथाइल, आपको पता होंगे एल्काइल ग्रुप्स। सो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये सब एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, तो हम उसकी तरह ट्रीट नहीं करते इसको। इसको अलग नाम दिया जाता है, एल्काइलिडीन। क्या? एल्काइलिडीन। क्या होता है एल्काइलिडीन, बाद में समझाऊंगा जब लेक्चर आएगा, ठीक है। एक चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये जो आपके आर ग्रुप होते हैं, उसके जगह पे एल्काइलिडीन भी एक ग्रुप आपका होता है। और ये कहाँ लगता है? ये आपका यहाँ पे प्रीफिक्स में ही लगता है, ठीक है। जैसे मिथाइल, जैसे मिथाइल होता है आपका, इथाइल होता है, जैसे CH3 मिथाइल होता है, C2H5 इथाइल होता है। ऐसी ऐसी एल्कलिडीन सीरीज़ भी होती है, ठीक है। तो वो भी हम पढ़ेंगे। सेकेंडरी में वाले में क्या आता है, आपके फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स सबसे इम्पॉर्टेंट, जो आपके कार्बन एटम की क्या फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिसाइड करेगा, उसमें फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं। जैसे कि अल्कोहल, जिसके लिए ओल लगता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ओइक लगता है, और आपका कीटोन जिसके लिए ओन लगता है, एल्डिहाइड के लिए अल लगता है, और भी बहुत सारे हैं। एस्टर है आपके पास, एसिड अमाइड है, एसिड हेलाइड है, और आपका एसिड एनहाइड्राइस है, सॉरी एसिड एनहाइड्रेस, और आपके पास साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है। बहुत सारी चीज़ें आपके पास, उसके लिए अलग अलग नाम लगते हैं। आइसोनाइट्राइल, नाइट्राइल, ईथर है आपके पास, थायो ईथर है, थायो अल्कोहल है। मैं डराना नहीं चाहता हूँ, बेसिकली बताना ये चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं और पढ़नी तो पढ़ेंगी, ठीक है। हाँ, NCERT के लेवल में इतनी नहीं है, मैं आपको पहले बता दूँ। स्कूल लेवल में तो इतनी बिल्कुल नहीं है, लेकिन JEE नीट के लेवल में होती है, तो आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। सो इससे डरना बिल्कुल नहीं है। नोमेनक्लेचर के पास क्वेश्चंस 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 और कुछ नहीं। रूल्स को रटने मत बैठो, सिंपल सी बात है। बच्चे क्या करते हैं ना, रूल्स को रटने बैठते हैं या और रूल्स रटते हैं। रूल्स रटने से कुछ नहीं होता। बेसिकली आपको क्वेश्चन सॉल्विंग आनी चाहिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, कौन सा रूल कहाँ अप्लाई होता है, ये मेन इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि आप एक पेज पे रूल्स लिख दो सारे के सारे और बैठ के रट लो उसको, इससे आपका कुछ भी होने वाला नहीं। हाँ, रूल्स मैं लिखाऊंगा, उसकी चिंता मत करो, लेकिन रूल्स को रटना अपनी प्रायोरिटी मत समझो। रूल्स को समझना एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अप्लाई करना अपनी प्रायोरिटी समझो, ठीक। तो हम सीधा बढ़ते हैं एल्केन की तरफ। एल्केन की कुछ बेसिक बातें जानते हैं। सबसे पहले एल्केन, थोड़ा रजिस्टर को ऊपर करते हैं हम। यस, एल्केन। सो एल्केन की कुछ बेसिक बातें आपने क्लास 10th में पढ़ रखी हैं, ठीक है। एल्केन क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स मतलब जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन है, ठीक है। सैचुरेटेड क्यों? क्योंकि इसमें और हाइड्रोजन आप नहीं लगा सकते और इसका हाइड्रोजिनेशन एडिशन रिएक्शन नहीं करवा सकते, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड। एल्कीन और एल्काइन क्या होते हैं? वो अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक। तो एल्केन आपको पता ही है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? डू यू नो द जनरल फॉर्मूला? डू यू रिमेंबर इट? जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन, सो एल्केन का होता है CnH2n+2, ठीक है। आपको याद होगा CnH2n+2। इसकी होमोलोगस फैमिली, होमोलोगस याद है ना क्या होता है? होमोलोगस जो आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, है ना, उसकी पूरी सीरीज होती है, तो वो आपको याद होनी चाहिए। सो पहला होमोलोग कौन होता है? पहला होता है आपका मीथेन, फिर आता है आपका ईथेन, देन प्रोपेन, देन आपका ब्यूटेन, फिर आता है आपका पेंटेन, फिर आता है आपका हेक्सेन, देन हेप्टेन। बिल्कुल बेसिक बात बता रहा हूँ मैं, फटाफट से बताएंगे। फिर ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। अभी फ़िलहाल यही तक रखिए।
बाकी आगे हम और लेक्चर्स में भी देखेंगे कि आगे 11 12 डोडेक वोडेक वो सब भी हम देखेंगे। हालांकि इतने लंबे क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन इसमें से ही बनता है आपका। ठीक है। सो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेप्टेन, सॉरी हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। ठीक। मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये आपके न्यूमरल है, आपको याद रखना पड़ेगा। 1 कार्बन की चेन मिथ, 2 कार्बन की इथ, 3 प्रॉप, 4 ब्यूट। और एन क्या है? एन आपका यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स है। किसके लिए? आपके सिंगल बॉन्ड के लिए। ठीक है, सिंगल बॉन्ड होते हैं सब, तो इसलिए। और मिथ आपका जो मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, ये सब आपका क्या है? ये सब आपके वर्ड रूट है, प्रीफिक्स नहीं है। बिल्कुल ध्यान से देखो उसको, प्रीफिक्स नहीं है, प्रीफिक्स कुछ लगा ही नहीं है यहाँ पे। बिना प्रीफिक्स के है, बिना सेकेंडरी आप कह सकते हो सफिक्स के। ठीक है, इसमें क्या है? सिर्फ वर्ड रूट है एंड प्राइमरी सफिक्स है। क्या है? वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स। तो चलो, ये तो हमने समझ लिया कि इथेन सॉरी एल्केन क्या क्या होता है। ठीक है, एल्केन किस किस तरह के होते हैं, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ये सब हमने देख लिया। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अपनी IUPAC की तरफ। ठीक, एक स्ट्रक्चर बनाया तो मैं सीधा से शुरू कर दूँ, उसी से मैं रूल बताऊँगा आपको। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर लिखिए आप, कॉपी पेन उठा लीजिए अब, अगर अब तक नहीं उठाया तो फर्स्ट स्ट्रक्चर ये है आपका। इसका नाम बताइए मुझे फटाफट से। इतना तो आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, कैसे नंबरिंग करनी है। ठीक है, कुछ बच्चे छोड़ भी जाते हैं इस टॉपिक को, IUPAC खास करके, या भूल जाते हैं, 1 साल हो गया पूरा। तो कोई बात नहीं, ट्राई करिए फिर भी। मैं आपको अब 10 सेकंड दे रहा हूँ ट्राई करने के लिए। हो सकता है अब आपका आंसर आ गया हो, आई होप। चलो अब इसको हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हमें वर्ड रूट ढूंढना है। तो वर्ड रूट ढूंढने के लिए हमें क्या करना है? हमें वर्ड रूट ढूंढने के लिए कार्बन की चेन चाहिए। कौन सी? मेन चेन, लॉन्गेस्ट चेन नहीं। हाँ, यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन चाहिए, लेकिन दिमाग में आपको मेन चेन रखनी है। ठीक है, यहाँ पे लॉन्गेस्ट चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन दिमाग में मेन चेन रखनी है। क्यों? क्योंकि आगे जब हम बढ़ेंगे और लेक्चर्स पढ़ेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन वाला जो रूल है आपका, वो कहीं ना कहीं जाके अबॉलिश हो जाता है। अबॉलिश इन द सेंस कि वहाँ पे उससे भी ज़्यादा प्रायोरिटी वाली चीज़ आती है। बेसिकली होता क्या है, मेरी बात सुनिए। बोथ इन IUPAC एंड योर आइसोमेरिज्म, और आप GOC भी ले ही लो GOC में भी ले ही लो, इवन पूरी जन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले लो आप। GOC में कैसे? स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन आयन, कार्बन कटायन, ये सब जो चीज़ें होती हैं। सो इन सब चीज़ों में ना रूल्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे तरीके के। जैसे आप IUPAC में 10 रूल पढ़ोगे, आइसोमेरिज्म में आप पढ़ोगे कि रिंग चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, और बहुत सारे ऑप्टिकल, जियोमेट्रिक सब पढ़ोगे। और ऐसी GOC में भी आप रिजोनेंस, मिजोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन सब पढ़ना है। लेकिन दिक्कत क्या आती है ना? दिक्कत आती है कि उसको अप्लाई कैसे करें। तो अप्लाई करने की प्रायोरिटी होती है, एक प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको चलना पड़ता है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन वाला जो रूल है ना आपका, फर्स्ट रूल यही सिखाया जाता है, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन है यहाँ ये वाली है, तो इसको आप मेन चेन मानो। तो ये सबसे ज़्यादा इन्फीरियर है, सबसे ज़्यादा इन्फीरियर रूल है इसको, ये सबसे फर्स्ट रूल है। इसके आगे जाएंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाएंगे, उससे और आगे जाएंगे फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे, उससे और आगे जाएंगे साइक्लिक कंपाउंड्स आ जाएंगे। ऐसे करते करते नंबर ऑफ रूल्स बढ़ जाएंगे, अगले रूल की प्रायोरिटी पिछले वाले रूल से ज़्यादा होती है। ऐसी हर टॉपिक में आप GOC में से हाइपर कॉन्जुगेशन की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, लेकिन पढ़ना आपको इंडक्टिव इफेक्ट भी है। तो वो आपको देखना है कि कौन सा रूल कहाँ सही अप्लाई होगा। ठीक है, ऐसी आइसोमेरिज्म में यहाँ पे चेन भी होता है, पोजीशन भी होता है, टॉटोमेरिज्म भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन कौन सा है वो उसकी प्रायोरिटी पर डिपेंड करता है। चलो हम इसको देखते हैं। इसका है लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन, जो कि और कुछ चीज़ है नहीं यहाँ पे, ना कोई फंक्शनल ग्रुप है, ना डबल ट्रिपल बॉन्ड है, ना कोई आपका कह सकते हो अलग तरीके के सब्स्टिट्यूएंट्स। हाँ, सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, कार्बन ही है ना, कोई और तो नहीं है ना। तो अब इसको हम सिंपल सा इसका नाम रखते हैं। सबसे पहले नाम रखने से पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए? नंबरिंग। नंबरिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? उससे आपको पता चलता है वर्ड रूट, सब्स्टिट्यूएंट
और भी बहुत सारी चीज़ें। तो नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग हम कहाँ से करें? नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं इस केस में। क्यों? देखो इस केस में अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ, मेरी बात ध्यान सुनना। आप सोच रहे होगे कि हाँ भाई एक यही चेन बन सकती है और कोई चेन नहीं बन सकती, बट मैं आपको बता दूँ इसमें 4 चेन पॉसिबल है। कैसे? देखो, या तो आप नंबरिंग यहाँ से करो 1 2 3 4, ठीक, या आप यहाँ से करो 1 2 3 4, या आप यहाँ से करो 1 2 3 4। ऐसी इसका अपोजिट ऑर्डर मैं लिख नहीं रहा क्योंकि ज़्यादा गिचपिच हो जाएगी। इसका अपोजिट ऑर्डर भी ले सकते हो। चारों चीज़ें बिल्कुल सेम जाएंगी, चारों की चारों चीज़ें बिल्कुल सेम जाएंगी, मतलब ये कंपाउंड बिल्कुल प्योर सिमेट्री है। ऐसे आपको हर कंपाउंड नहीं मिलेगा, सबसे आसान एग्जांपल लिया मैंने। सो अब मतलब इसकी नंबरिंग कहीं से भी कर लोगे ना, आपका कंपाउंड का नाम सेम आएगा, ठीक है। सो हम इसकी नंबरिंग ये वाली ले लें। थोड़ा सा अब यार अब क्या करना है, यही नहीं लिख देता हूँ फिर से, ठीक। अब इसकी हम नंबरिंग कहाँ से करते हैं? हम यहाँ से कर लेते हैं। हम कोई भी रैंडम चीज़ उठा सकते हैं। हम यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3 4, ठीक। हमने इसको अपना मेन चेन माना और ये हमारे क्या हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो ये 1 2 3 4, 4 फॉर ब्यूट, ठीक। हो सकता है पहले पहले आपको बहुत डिफ़िकल्टी आए, लेकिन प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है इसको लीव बिल्कुल मत करना, नहीं तो ये गायब हो जाएंगे सारे। और ये गायब हो गए सारे के सारे तो 12th क्लास तो पूरी गायब होगी आपकी, क्योंकि 12th क्लास में आपका 70% तो जीओसी और मतलब जीओसी कह लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 60 to 70%, यस। सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप देख लो, अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ईथर है, फिनॉल है, अल्कोहल है, तो एक ही चैप्टर से हेलो एल्केन्स है, हेलो एरीन्स है, एमाइंस हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, बायोमोलिक्यूल्स हैं। तो ये सब आपकी जो है तभी स्ट्रांग होंगे जब आप बेसिक स्ट्रांग होंगे। बेसिक्स यही है, नहीं तो बच्चे भी क्या करते हैं 12th में चले जाते हैं और उनको आइसोमेरिज्म का आई भी नहीं आता, फिर वापस आते हैं 11th में पढ़ने के लिए। सो ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। अब इसका नाम कैसे रखेंगे हम? देखो भैया, हमारे पास 2 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, देन 3 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है ये? मिथाइल, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। एल्काइल ग्रुप कहते हैं इसको। अभी मैं ये इस क्वेश्चन के बाद ही सिखाऊंगा एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, ठीक है। इसको याद नहीं आ रहा तो ये इसका नाम कैसे रखेंगे? 2 पे क्या है? मिथाइल। 3 पे क्या है? मिथाइल। तो इसका नाम कैसे रखा जाएगा? 2,3 डैश डाई मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ये क्या है आपका? ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो ये आपका किसकी जगह पे लगा है? सेकेंडरी प्रीफिक्स की जगह पे, ठीक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स ये आपका क्या है? वर्ड रूट। और ये क्या है? प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक। अब मैं आपको इस क्वेश्चन के बाद समझाता हूँ कि अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, ठीक। अल्काइल ग्रुप्स आपके क्या बेसिकली होते हैं। बहुत ही ईजी है अल्काइल ग्रुप्स, कोई उसमें चिंता वाली तो बात है ही नहीं, बिल्कुल बेसिक है ये और बहुत डीप जाने वाला है। मैं पहले आपको बता दूँ, बिल्कुल डरने वाली बात मत कीजिएगा, बहुत डीप जाने वाला है ये। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक अच्छी बात है, लेकिन इसमें आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन एक तो इसमें फिजिकल केमिस्ट्री की तरह कैलकुलेशंस, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस नहीं है और बहुत मुश्किल मुश्किल कंसेप्ट मैं कहूँगा नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत कहीं कहीं आपको बोरिंग लग सकते हैं, लेंथी लग सकते हैं बेसिकली, लेकिन आपको कैलकुलेटिव इतना ज़्यादा दिमाग ये नहीं लगाना पड़ेगा। ज़्यादा दिमाग मत लगाना इसमें, कई बच्चे ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ना रटना तो बिल्कुल है ही नहीं, बिना रटे करनी है, बिना रटे हो जाएगी, कोई चिंता वाली बात नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ेगा, बट वो थोड़ा बहुत कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। इनऑर्गेनिक में क्या होता है, आधे से ज़्यादा एक्सेप्शंस होती हैं, उसमें भी दिक्कत होती है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसा है, जो स्कोरिंग अगर आपका हो गया ना तो बहुत ऊपर तक ले जाओगे आप, ठीक है। क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चे इनऑर्गेनिक से डरते ही हैं, तो ऑर्गेनिक से भी अगर आप डरोगे तो फिजिकल से आपका कुछ नहीं होना होता। तो ऑर्गेनिक को तो स्ट्रॉन्ग करना ही करना है, ठीक। चलो अब हम करते हैं एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं। व्हाट आर एल्काइल ग्रुप्स? बेसिकली कुछ नहीं होता एल्काइल ग्रुप, समझ लो कि आपका मीथेन ले लो, ठीक है। मीथेन,
अल्काइल ग्रुप्स बनते किससे? एल्केन से। आज हम एल्केन की बातें कर रहे हैं, सो जो भी चीज़ें होंगी वो एल्केन से रिलेटेड होंगी। अल्काइल ग्रुप्स एल्केन से ही बनते हैं, एल्केन से ही बनते हैं, ठीक है। सो मैं कुछ और बोलने वाला था, मैं बोला नहीं, मैं डर रहा हो गया अगर मैं बोलूँगा, ठीक है। मीथेन, मीथेन CH4 होता है ये, ठीक है, इतना आपको पता है। तो अब इससे अल्काइल ग्रुप कैसे बनता है? देखो, सब्स्टिट्यूएंट था वो जो भी था, और ये अल्काइल ग्रुप्स हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही लगेंगे। अब सब्स्टिट्यूएंट कोई चीज़ कैसे लगेगी, इसको रटना बिल्कुल नहीं है, बिना रटे समझाऊंगा, रटना पाप है। एक आपका एल्केन सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि अल्काइल क्या सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट कैसे बनेगा? ये देखो, एक कार्बन चेन होगी, ठीक, उस कार्बन चेन के कहीं इधर लगा होगा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब जो सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा उसमें कोई एक चीज़ कम होगी ना, समझे नहीं? ये देखो, C, ठीक है, इसमें मैंने यहाँ एक और C लगा दिया, ठीक, यहाँ एक और कार्बन लगा दिया मैंने। अब देखो, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड आ गया है ना, तो अगर मैं यहाँ पे भी, क्योंकि ये भी एल्केन ही होगा, कि ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी एल्केन ही होगा, लेकिन इसमें जो हाइड्रोजन होंगे वो कम होंगे ना, हाइड्रोजन जो होंगे वो एक कम होंगे, बस एक ही कम होंगे, एक से ज़्यादा कम नहीं होंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने होंगे, यहाँ पे CH3 होंगे, एक कम होंगे। यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ पे भी CH3 होंगे, यहाँ पे दो कम होंगे, CH2 होंगे, यहाँ पे सिर्फ एक होगा CH, क्योंकि 1 2 3 तो 4 वैलेंसी सेटिस्फाई यहाँ पे। तो ये वाला जो कार्बन है इसमें एक कम हाइड्रोजन होगा, इस वाले में भी एक कम है, इस वाले में भी एक कम है। अगर मैं सिर्फ इस चीज़ को देखूँ, सिर्फ इस चीज़ को देखूँ, सिर्फ इस चीज़ को देखूँ, तो इसमें मुझे क्या दिख रहा है? अगर मैं इसको अपनी मेन चेन मानूँ, इस वाले को ये, तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, इस वाले को मानूँ तो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? मतलब सब्स्टिट्यूएंट होने के लिए आपको एक हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा, अगर आप सिंगल बॉन्ड से कर रहे हो, एल्केन के डेरिवेटिव ना, अगर आप सिंगल बॉन्ड से सब्स्टिट्यूएंट बना रहे हो तो आपको एक हाइड्रोजन लॉस करना पड़ेगा। सो उस एक हाइड्रोजन को लॉस करते आपका क्या बनता है? अल्काइल ग्रुप बनता है, ठीक है। ये डैश किस लिए? डैश इसलिए कि यहाँ से अटैच होगा, ये चीज़ यहाँ से अटैच है ना, ये चीज़ यहाँ से अटैच है, ये चीज़ यहाँ से अटैच है। कुछ बच्चे सोचेंगे ये भी तो अटैच है, ये दो जगह से अटैच है, ये अल्काइल ग्रुप नहीं है, ये आपका अलग ग्रुप है, मैं आपको इसका भी पढ़ाऊँगा आगे। अल्काइल ग्रुप तो नहीं है वो, ठीक है। समझ आ गई ना मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्या समझ आ गई? कि एक हाइड्रोजन कम हो जाता है जब एल्केन से, वो एल्काइल ग्रुप बन जाता है, और ये एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करते हैं। क्यों? कि यहाँ पे कार्बन की एक वैलेंसी अभी सेटिस्फाई नहीं हुई है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 3 हो चुकी हैं, एक नहीं हुई है, तो यहाँ से वो मेन चेन के साथ जुड़ेगा, ठीक है। कब वो जुड़ेगा? जब आप एक हाइड्रोजन कम करोगे तभी तो जुड़ेगा। तो ये आपके क्या है, एल्केन ही आपके अल्काइल ग्रुप है, इसको R ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। कहीं आपको R दिख जाए, बहुत जगह दिखेगा R, तो कई आपको R दिख जाए तो उसका मतलब अल्काइल ग्रुप होता है, ठीक। तो इसको हम क्या कहेंगे? मिथाइल, मिथाइल, ठीक है। फिर आपका अगर C2H6, ये इथेन है, इसमें से एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? C2H5, क्या ये? इथाइल। ऐसे अगर आप C3H, 3 to the 6, 6 + 2 8, इसमें से अगर आप एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो क्या आएगा? C3H7, प्रोपाइल। ऐसे ही सो ऑन, बहुत सारे, ठीक। ऐसे ही आपके बहुत सारे और भी बनेंगे, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नॉनाइल, डेकाइल, ये सब आपके वहाँ से बनेंगे। तो आई होप आपको अल्काइल ग्रुप समझ में आ गया होगा कि कैसे होता है, ठीक। अब नेमिंग में ना एक और बात ध्यान रखनी है, कि मैंने नंबरिंग वाली बात करी ना, नंबरिंग वाली बात में ना एक बहुत बेसिक बात है, वो ध्यान रखनी है कि एक कार्बन मैंने चेन ले ली, ठीक, ठीक। यहाँ पे मैंने एक कार्बन लगाया, यहाँ पे मैंने एक कार्बन, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है, मिथाइल है, एक कार्बन का है मिथाइल, मिथाइल, मतलब दो सेम होते हैं ना, चाहे इथाइल इथाइल हो,
मिथाइल मिथाइल हो, प्रोपाइल प्रोपाइल हो, ब्यूटाइल ब्यूटाइल हो, तो क्या करते हैं उस केस में? उस केस में ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंट, ऐसे। इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, चिंता मत करो, कार्बन के पास कैपेसिटी नहीं है इतनी। डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंट, ठीक है। मैंने जब इसका नाम लिखा था, इसका नहीं लिखा था बेसिकली, इसके एक कार्बन कम था, यहाँ पे था वो बॉन्ड कार्बन का, अगर आपको याद हो। तो जब भी मैं ऐसे इसका नाम लिखूंगा तो मैं क्या लगाऊंगा? डाई लगाऊंगा। ये दोनों सेम है और दो है, तो डाई। अगर मैं एक सी यहाँ पे भी लगा दूँ तो ट्राई। अगर मैं यहाँ पे भी लगा दूँ लेकिन कुछ ऐसा लगाऊं, ये, तब आप क्या करोगे? तो आप ट्राई नहीं लिखोगे, क्यों? क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट अलग है। ये क्या है? ये इथाइल है, ठीक है, ये इथाइल है। इथाइल, अब जब दो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाएंगे तब आप डाई ट्राई का इस्तेमाल नहीं करोगे। तो तब अब क्वेश्चन आता है कि अगर एक मिथाइल हो और एक आपका इथाइल ग्रुप लगाओ तो पहले प्रायोरिटी किसको देनी है? मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जो भी मैं रूल बता रहा हूँ ना, ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, अगर आपने अच्छे से क्लास 10th करी हुई, अच्छे से, ठीक है। अगर रटा मारा होगा तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला। एनसीईआरटी में तो एक पेज में आइसोमेरिज्म और एक ही पेज में आईयूपीएससी खत्म करा हुआ है, और मोस्ट क्वेश्चंस उसमें से आते भी नहीं है, थोड़े बहुत आइसोमर्स से आते हैं, आईयूपीएससी से तो कुछ पूछते भी नहीं है। लेकिन अगर आपने अच्छे से तैयारी करी हुई क्लास 10th में तो आपको ये पहले के 3 लेक्चर्स बहुत ईजी लगेंगे, और हो सकता है आपको देखने की ज़रूरत भी ना पड़े। अब देखो, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये देखो, ठीक। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, एक सी यहाँ लगा देता हूँ और दो मैं यहाँ लगाऊंगा, ठीक है। दो मैंने वहाँ लगा दिए, एक मैंने यहाँ लगाया, दोनों अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट हैं। पहले दोनों एक थे तो मैंने डाई लगा दिया, अगर 3 होते तो ट्राई लगा देता। अब दो अलग अलग हो गए, तो अब मैं क्या करूँगा? तो अब हम क्या करेंगे ना, अब एक नया रूल आता है यहाँ पे, क्या? अल्फ़ाबेटिकली। अल्फ़ाबेटिकली मतलब देखो, इथाइल क्या है? ई से शुरू होता है। मिथाइल क्या है? एम से शुरू होता है। पहले क्या आता है? ई। सो ई की प्रायोरिटी पहले, मिथाइल बाद में आता है, तो मिथाइल की प्रायोरिटी बाद में, ठीक है। समझ गए ना इस बात को कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? पहले इथाइल, सॉरी हाँ, पहले इथाइल फिर आपका मिथाइल, जो पहले अल्फ़ाबेट में आ रहा है सबसे पहले वो आएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका एक और रूल था जो मुझे आपको बताना था, ये है अल्फ़ाबेट वाला रूल, ठीक है। इसमें पूरा रूल नहीं लिखने बैठना, हाँ अभी, कि इफ़ देयर आर टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स attached to the main chain of carbon, then the letter which appears first in the alphabets will be taken as द फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट। ये इतना बड़ा नहीं लिखना, आपको याद रखना है बस इस चीज़ को, क्योंकि आपको पेपर में ये सब नहीं पूछेगा कि अल्फ़ाबेट वाला रूल बताओ, लोएस्ट सम रूल वाला रूल बताओ, वर्ड रूट वाला रूल बताओ। रूल पूछेगा कोई नहीं, रट्टा नहीं मारना, रूल को समझना है, ठीक। तो मैं अब यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से शुरू करूँ मैं, मुझे ये बताओ। नंबरिंग मैं कहाँ से शुरू करूँ, यहाँ से कि यहाँ से? ऑब्वियसली यहाँ से। इसको प्रायोरिटी पहले, 1 2 3 4 देन 5, ठीक। अब इसको मैं नाम क्या दूंगा? 2 पे क्या है? इथाइल, 2 इथाइल, ठीक है। 4 पे क्या है? मिथाइल, 4 मिथाइल। और ये पूरा क्या है? पेंट, तो पेंट। और ये सिंगल बॉन्ड सब तो एन, पेंटेन। 2 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। इससे 4 गुना नाम भी आएंगे, तो डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है इसमें कि ये इतना बड़ा नाम कहाँ से आ गया। मैं आपको पहले बता दूँ, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने बैठे हो तो अपने दिल और दिमाग को बिल्कुल पेशेंटली सुनना है, ठीक है। दिल और दिमाग को पेशेंटली सुनना का मतलब कि तसल्ली से करना है इसको, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं मचानी है, ठीक है। ये वाला बिल्कुल समझ गए। अब मैंने ना इस क्वेश्चन में एक ट्रिक करी थी। क्या ट्रिक करी थी मैंने? ध्यान से देखा होगा, 1 2 3 4 5 थे ना, यहाँ पे सी लगाया था, यहाँ पे सी लगाया था, दोनों तरफ से करोगे तो 1 ही आएगा। लेकिन अब मैं क्या करूँगा ना, अब मैं एक अलग चीज़ करूँगा, यहाँ एक चेंज करूँगा और देखना क्वेश्चन अलग हो जाएगा, रूल अलग लग जाएगा। ये लो भैया, यहाँ लगा,
कौन रोकने वाला है मुझे? कोई रोक सकता है? मैंने यहाँ लगा दिया। अब बोलो, अब हम क्या करें? अब हम क्या यहीं से काउंटिंग शुरू करें कि यहाँ से करें? अभी भी हम यहीं से करेंगे वैसे, बाय द वे यहाँ से नहीं करेंगे। किस केस में हम यहाँ से करेंगे ज़रा उसको देखते हैं। एक एक्सेप्शन आता है, एक्सेप्शन समझ लो आप कि एक नया रूल आता है आपका, जब इस केस में अब आप नंबरिंग यहाँ से नहीं करोगे कि 1 2 3 हुई है, इथाइल है तो ई को पहले प्रायोरिटी देनी है, नहीं। अब आप नया रूल समझो, लोएस्ट सम रूल। ठीक है, लोएस्ट सम रूल। ये भी कई जगह फेल हो जाता है वैसे, मैं बता दूँ आपको, लेकिन फिर भी अभी फ़िलहाल ये लग जाएगा। तो इसमें क्या होता है ना, मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ नंबरिंग 1 2 3 4 5, और यहाँ से भी कर सकता हूँ 1 2 3 4 5। तो इस केस में ये वाली नंबरिंग में जो इथाइल है, जो आपका इथाइल है, उसको पोजीशन मिली है ये नीचे वाली में 3 पोजीशन। ठीक है, इथाइल को आपको कितनी पोजीशन मिली है? 3 वाली। और मिथाइल को कितनी मिली है? मिथाइल को आपको मिली है 4। और इस ऊपर वाली में क्या है? ऊपर वाली में भी आपको इथाइल में तो 3 ही मिली है, ठीक है, लेकिन मिथाइल में 2 मिली है। जरा ध्यान से देखो, मेरे को ध्यान से देखो, मिथाइल में 2 मिली है, इथाइल में 3 मिली है। इस वाली में, ऊपर वाली में, नीचे वाली में इथाइल को 3 और मिथाइल को 4 मिली है। मतलब फ़र्क कहाँ आ रहा है? इसमें आ रहा है, इसमें फ़र्क आ रहा है। तो अब होता क्या है ना, लोएस्ट सम रूल क्या कहता है कि जितने भी आपके सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं उनका जो आपका नंबर होगा ना, उसको जब सम करोगे तो आपको लोएस्ट नंबर जहाँ मिलेगा वो आपका बेसिकली सही नंबरिंग कहलाएगी। तो यहाँ से है 3 4 7, यहाँ से 3 2 5। तो मतलब जहाँ पे मिथाइल को 2 वाली पोजीशन मिल रही होगी, इथाइल तो दोनों में 3 ही है, लेकिन अगर जहाँ से मिथाइल को 2 वाली मिल रही थी, मतलब ये वाली, ये करेक्ट है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि यहाँ पे तो फिर अल्फ़ाबेट वाला ऑर्डर ब्रेक हो गया। नहीं, अल्फ़ाबेट वाला ऑर्डर ब्रेक नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसका नाम में हम पहले इथाइल रखेंगे, समझे नहीं ना? देखो, नाम में पहले इथाइल ही आएगा, क्योंकि नाम में क्या फ़र्क पड़ता है, नाम में हम पहले इथाइल रख सकते हैं, नंबरिंग में आपको ये चीज़ करनी है। तो इसका नाम लिखोगे कैसे? पहले ये बताओ यार, नाम लिखोगे कैसे? नाम इसका हम कुछ ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। हमने कौन सी नंबरिंग ली? ये मतलब, लेकिन ई क्या है? ई पहले ही आ रहा है, तो ई चाहेगा कि मैं पहले आऊँ, और यहाँ से ये नंबरिंग चाहिए 2 पहले आए, तो हम दोनों को साथ में रखेंगे। क्या कहेंगे हम? 3 इथाइल, दोनों की हम पार्टनरशिप लगाएंगे कि चल ठीक है, तुझे हम पहले रख रहे हैं, ठीक है, बट इसका नंबर तेरे से पहले ही आएगा। 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, 5 कार्बन की चेन थी, सिंगल बॉन्ड था, सो पेंटेन। 3 इथाइल, 3 पे इथाइल लगा है, 2 पे मिथाइल लगा है, पेंटेन है। ठीक है, समझ में आ गया ना मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ? कि अल्फ़ा जब नाम लिखोगे तब जो पहला चीज़ आएगी वो तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से आएगी, बट नंबरिंग आपकी किस अकॉर्डिंग होगी? लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट, वही नोट लिख दो, मैं अभी पूरी नाम कहानी करिए उसी का नोट लिखना है बस आपको। ये 2 नोट लिख लो बस। क्या? कि जो आपकी नंबरिंग है, नंबरिंग नंबरिंग जो है वो कौन डिसाइड करता है? लोएस्ट सम रूल। ठीक है, लोएस्ट सम, LSR बोल लो, लोएस्ट सम नंबरिंग। ठीक है, नेमिंग, नेमिंग जो है आपका अल्फ़ाबेट, नेमिंग आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से ही चलता है। ठीक है, नेमिंग आपका इसी से चलता है। नेमिंग में इथाइल पहले ही आएगा, नंबरिंग में जो है मिथाइल पहले आएगा। क्योंकि नंबरिंग में क्यों पहले आएगा? क्योंकि इसका सम जो है 5 आ रहा है, इसका सम 7 आ रहा है, तो IUPAC ने कहा जिसका सम कम आ रहा है हम उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर होगी। तो 2-3 एग्जांपल्स कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है, फिर देखेंगे कि हमारे लिए, और आगे तो और कुछ नहीं करेंगे, मतलब
2-3 एग्जांपल्स पर सब हम फटाफट से देखते हैं और रैप अप करते हैं, ठीक है। सो आपके लिए पहला एग्जांपल आ रहा है, इसका नाम बताओ। दिख नहीं रहा होगा ना, रुको। अब ये क्या है? ये तो कभी देखा नहीं। प्लस, प्लस का साइन मतलब समझे नहीं हम। देखो प्लस का साइन यहाँ पे अब आपको ना एक चीज़ और सीखनी पड़ेगी, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब आपके ना बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कह लो, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कह लो, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आज तक आप सी वाले चीज़ देखते थे, बट अगर हमें बहुत बड़ा कंपाउंड से ये बनाना पड़े, मान लो कभी आपको ये बनाना पड़ जाए, कभी ये बनाना पड़ जाए, ये भी स्ट्रक्चर होता है। तो अगर आपको कभी ये बनाना पड़ जाए तो आप क्या इतना बड़ा क्या सी लिखते चले जाओगे। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में क्या होता है आपका, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, जहाँ पे क्रॉस है, जहाँ पे मुड़ रहा है, जहाँ पे एज है, वहाँ उस जगह पे आपका क्या लगा है, उस जगह पे आपके बस कार्बन लगे। मतलब यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ठीक है। मतलब आपका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है बेसिकली, ठीक है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। कुछ याद आया? अगर आपने क्लास 10 स्ट्रक्चर से पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, नियोपेंटेन है, इसका कॉमन नेम है नियोपेंटेन। और वैसे इसको हम क्या कह सकते हैं, 1 2 3 लगा लो, 2,2 दो में, एक दो में ये है, एक दो में ये है, 2,2 डाई मिथाइल, क्या लिखोगे, प्रोपेन, ठीक। तो ये आपके स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। अगले क्लास में हम थोड़े और स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करेंगे और उनके कॉमन नेम भी सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।